वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। और नाज़रीन, रोज़ा और सेहत में आज हम बात करना चाहेंगे दांतों की सेहत के हवाले से। आपको बताते चलें कि हमारा ये सेगमेंट डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। पूरे रमज़ान हमने मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात की। कभी बोन स्कैन पे बात हुई, रेडियोलॉजी पे बात हुई, कभी बुखार के हवाले से बात हुई, कभी EPI के हवाले से बात हुई। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे दांतों की या मुंह की सेहत के हवाले से। नाज़रीन, अगर आपके मुंह की सेहत अच्छी होगी, आप सेहतमंद आपके दांत होंगे, मसूड़े सेहतमंद होंगे, तो आपको बहुत सी बीमारियां जो हैं उससे आप बच जाएंगे। वजह ये होती है कि हम शायद ग़िज़ा पे बड़े पैसे खर्च करते हैं, पहनने पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं, गाड़ियों में बड़े पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए जो सबसे अहम चीज़ है हमारे दांत, उस पर हम पैसे नहीं खर्च करना चाहते। आप वेस्ट में जाएं, कोई शख्स शायद ही ऐसा हो जिसका अपना पर्सनल डेंटिस्ट मौजूद ना हो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ दांतों के मसाइल को कोई अहमियत नहीं दी जाती। और बाज़ दफ़ा लोगों का एक दांत गिर जाता है, दो गिर जाते हैं, 3 गिर जाते हैं, हत्ता कि पूरे दांत गिर जाते हैं। लोग कहते हैं चलो कोई मसला नहीं, हम खिचड़ी खा लेंगे बारीक, कोई और पतली चीज़ खा लेंगे, नहीं खाएंगे सॉलिड चीज़ें। लेकिन ये नहीं पता कि दांतों का ये चबाना किस कदर अहम है, दांतों की सफाई किस कदर अहम है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो मुंह की सफाई ना होने की वजह से ही जन्म लेती हैं। ये मुंह के ज़रिए ही आपके पेट में जाती हैं। इवन आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं अगर आपने दांतों की सही सफाई नहीं की हुई। तो बहरहाल नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना नजमुल, डेंटल सर्जन हैं, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर गुलशन ब्रांच में होती हैं। उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने शो में। और आपकी जो बहुत सारी बातें थी, उनमें से बहुत सारी बातें मैंने समझ ली कि इन बातों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वेस्ट की आप बात कर रहे हैं, वेस्ट में हर किसी का पर्सनल डेंटिस्ट होता है। और इवन अगर उसके पास वो बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंस में है या उसकी लो स्टेटस भी है, देन तब भी उसका कोई डेंटिस्ट अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से आप अगर ये बोलें लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। इवन हाई सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के लोग भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। आपने गाड़ी की बात करी, लोग गाड़ियां बहुत महंगी महंगी लेते हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं। लेडीज़ को आपको पता है बहुत शौक होता है ड्रेस्ड अप होने का और महंगे तरीन कपड़े पहनने का। इवन उसके बावजूद भी आप किसी इवेंट पे जाएं, वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होंगी, सही है, लेकिन जब वो बात करेंगी तो आपका दिल नहीं करेगा उनसे बात करने का, क्योंकि उनको ये चीज़ वो इग्नोर कर देती हैं। इवन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ ऑन मेकअप और अपने ग्रूमिंग के ऊपर, अपने हेयर के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। आप तो देखा ही होगा आपने भी, महफिलों में आप बहुत सारे लोगों को देखें, आप जाके बहुत सी बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी की लड़कियां होती हैं और जैसे ही वो मुस्कुराती हैं, उनके पीले दांत जो है ना, वो सारी पर्सनालिटी को खत्म कर देते हैं। या इंसान जितने ही खुशगवार पर्सनालिटी का मालिक क्यों ना हो, और बहुत स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, अगर उसके मुंह से स्मेल आती हो तो आप यकीन करें कोई शख्स उसके करीब नहीं आना चाहेगा, उससे बात नहीं करना चाहेगा। इसी तरह आप ब्राइड्स को देखें, बहुत सारी जो ब्राइड्स होती हैं वो बहुत स्पेंड करती हैं अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपने ड्रेस के दांतों पे स्पेंड नहीं करती, और दांतों पे स्पेंड नहीं करती। इसकी वजह से उनकी फोटोग्राफी अगर वो उनको बाज़ाहिर तो बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन आप अगर किसी फोटोग्राफर से पूछें, वो सही से बताया था कि बड़ी स्मेल आ रही थी उसकी की नज़र से पता चलेगा कि उसके दांत कितने मतलब खराब लग रहे थे। वो सोचते हैं एडिटिंग करा लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे, बट वो एडिटिंग तो एक फॉर मीन वाइल होती है ना। आप अगर लॉन्ग रन में देखें, आप अच्छे भी लग रहे हैं सब कुछ, लेकिन आपके दांत, पर्सनल हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट, पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ये है कि हम ऊपर से तो बस घरों को भी साफ कर लेते हैं, ऊपर से अपने आप को भी साफ कर लेते हैं, प्रेजेंटेबल बना लेते हैं, लेकिन इंटरनल ब्यूटी के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। ऐसे ही ऐसे किसी के घर पे जाए, उसका ड्राइंग रूम बहुत अच्छा हो, लाउंज बहुत अच्छा हो, अगर उसकी सफाई देखनी है तो उसका किचन देख लें या उसका वॉशरूम देख लें, बिल्कुल आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके घर में क्या सफाई है। बिल्कुल इसीलिए इसी तरह किसी शख्स की पर्सनल हाइजीन देखनी है ना, तो उसके नाखून देख लें, उसके दांत देख लें, बिल्कुल दांत देख लें, नाखून देख लें। और जैसे आप गाड़ियों की बात करें, मेल्स हजरात की मैं बात करूंगी, अच्छी अच्छी कार्स हैं, बहुत शौकीन हैं और गाड़ी का शीशा नीचे करके और स्पिट कर रहे होते हैं, पान थूक रहे होते हैं, पान या गुटखा होते हैं। तो और उनको ये भी नहीं होता कि हम जितनी बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम यहाँ से गाड़ी का शीशा नीचे करके और रोड पे पान थूक रहे हैं। एक तो वो तो वैसे ही इतना
خراب چیز ہے کہ آپ اپنے ماحول کو خراب رمضان میں روزے میں تھوک رہے ہوتے ہیں یا روزے میں بھی بہت سارے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو روزہ پان نہیں کھاتے رکھتے، ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور ان کو اب تو مجھے لگتا اور ہے نظر آ رہا روزے میں آرام سے یہ کام کرتے جا اور رہے اب پتہ ہے کیا ہو گیا، اب لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے بتاتے ہوئے کہ ہمارا روزہ نہیں ہے، یہ بتاتے ہوئے بھی ان کو امبیرسمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ سنا ایک زمانہ تھا یعنی اتنا سخت ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص اگر باہر کھاتے ہوئے پکڑا جائے، نظر آ جائے، تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا اور باقاعدہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ کوئی ہوٹل نہیں کھل سکتا تھا، اس میں بھی بڑا چھپ کے چادریں ڈال کے شٹر گرا کے پیچھے کا وہ کھول، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی چیزیں روکی جاتی ہیں اتنے ہی لوگ نا اس طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن مجھے اب بھی یاد ہے کہ کسی صورت باہر اگر کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ لے فوجی پکڑ کے لے جاتے، بالکل فوجی زمانہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ 1977 کے بعد کا زمانہ۔ فادر جب الائیو تھے ہی سفرنگ فرام ڈائبٹیز، تو ان کو یہ تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے ڈائبٹیز کی وجہ سے، تو وہ پھر گھر سے لے کے جاتے تھے، وہ بہت چھپ کے اپنا آفس بند کر کے، اور کہ اسمیل بھی نہ آئے اور پتہ بھی نہ چلے اور لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ میں جو ہے روزے سے نہیں ہوں، تو وہ احترام تھا۔ تو جو ڈائبٹک پیشنٹ اصل میں لوگوں کا احترام ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر میرا روزہ نہیں ہے میں کھانا شروع کر دوں، اگلے کو دل چاہے گا دیکھ کے، اس لیے یہ احترام ہوتا ہے خاص طور پہ۔ اب ہمارے یہاں اس قسم کے احترام کا لوگ روڈ پہ کار میں آرام سے اسموکنگ کرتے، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے جا رہے ہیں، اور اب وہ جھجک جو ہے نا وہ نہیں فیل ہوتی۔ اب آپ سوچیں میرے پاس آتے ہیں پیشنٹ، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، تو کیا ہوتا ہے کلینک پہ دانت میں نا تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، آپ مجھے کہہ دیں کہ میں روزہ نہ رکھوں، تو میں کہتی ہوں میں آپ کو کیوں بولوں، تھوڑا سا تاکہ ان کے اوپر سے بلا اتر جائے، اور اس کے بعد سارا جو میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ بات بولوں کہ آپ کے منہ سے نکل جائے ایک دفعہ کہ آپ روزہ نہ رکھیں، پورے رمضان میں نہیں رکھیں گے، تاکہ آپ آگے یہ ایکسپلینیشن دیں کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا تھا کہ روزہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے دیکھیں مجھے ثنا نجمل نے منع کیا تھا، ڈاکٹر ثنا نجمل نے، وہی ذمہ دار ہیں، آپ قیامت کے دن ان سے پوچھیے گا کہ میں نے روزے کیوں نہیں رکھے۔ میں بالکل ایڈوائز نہیں کرتی، لیڈیز آتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ نا وہ اصل میں دانت میں بھی تھوڑا درد ہے، اور آپ کو پتہ ہے سحری افطاری کے کام بھی بہت ہوتے ہیں، اور یہ مطلب شاپنگ بھی جانا ہے مجھے، اور یہ بھی آپ بتائیں دانت میں تھوڑا درد تو فیل ہو رہا ہے نا، درد تو آپ کو آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں روزہ نہ رکھوں، تو میں کہتی ہوں کیوں بھائی، افطاری میں آپ دوائی کھا لیں، میں تو منع کر ہی نہیں دوائی کھا لیں، آپ روزے رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ کسی مفتی سے کروا لیں۔ جی بالکل، میں اس معاملے میں کوئی بھائی آپ روزہ رکھیں، آپ تھوڑا احتیاط کر لیں، آپ میڈیسن ٹائم پہ لے لیں، آپ منہ کی صفائی رکھیں، کسی نے نہیں کہا کہ روزے میں آپ منہ کی صفائی نہ کریں، یا آپ میں نے ایک مفتی صاحب سے بلا کے یہاں پہ پوچھا، باقاعدہ 2 مفتیان بیٹھے تھے، 3 بلکہ 3 میں سے 2 نے یہ کہا کہ آپ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ لگا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ غرارے کرنا شروع کر دیں ٹوتھ پیسٹ لگا کے، غرارے نہ کریں کہ حلق میں جانے کا احتمال ہو، آپ ٹوتھ پیسٹ لگا کے باقاعدہ آپ اگر آپ کو ذرا بھی کراہیت فیل ہو رہی ہو کہ میرے منہ سے اسمیل آ سکتی ہے، تو آپ بالکل برش کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ لگا سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، یہ تمام کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ اگر آپ کو کراہیت فیل ہوگی تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ بالکل، اب وہ کیا ہے کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ بھائی ٹوتھ برش کے ٹیسٹ آ رہا ہے یا ٹوتھ پیسٹ میں ٹیسٹ آ رہا ہے، تو آپ کچھ نہ کریں، ٹوتھ پیسٹ از اے کلیننگ ایجنٹ، اٹس اے کلیننگ ایجنٹ، لیکن اصل جو ٹیکنیک ہوتی ہے نا منہ صاف کرنے کی، وہ برش کے اندر یا مسواک کے اندر، آپ خالی پانی لگا کے بھی ٹوتھ برش کر سکتے ہیں روزے میں، آپ روزے کی حالت میں پانی لگا کے اپنے برش پہ اور ہلکا سا آپ اس کو کلین کر لیں، تاکہ صرف وہ ذرات جو آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے، یا وہ ہم سو گئے سحری کر کے برش کر کے نماز پڑھ کے ہم سو گئے، اور اب ہم 2-3 گھنٹے بعد جو اٹھ رہے ہیں تو سلائیویشن آپ کے منہ میں سلائیوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اسمیل ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ کو تھوڑا سا ہے کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ہلکا سا برش لیں اپنے دانتوں پہ، وہ دانتوں سے برش کر لیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ٹوتھ پیسٹ لگا لیں تب بھی اچھا ہے، اگر ہلکا لگا لیں تب بھی کوئی سادہ والا ٹوتھ پیسٹ ہو، ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹیسٹ لیس ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل کوئی مسواک ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، کوئی اور لگا لیں، اور مسواک کا استعمال کریں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام بھی کیا تھا مسواک کے حوالے سے کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ مسواک اولڈ فیشن ہے یا یہ وہ نہیں، بڑی اچھی چیز ہے مسواک۔ ہاں جی، وہ لوگ یہ ہوتے کہ یہ تو اولڈ فیشن ہے، آپ مسواک کی بات کر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کیسی بات کر رہی ہیں، مطلب یہ تو پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، اور اچھا پھر کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم مسواک کریں تو ہمیں برش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایک تو مسواک سنت ہے، کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کریں مسواک، رمضان میں تو خاص طور پہ کریں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بھی کریں، اور اب آپ دیکھیں میں نے مسواک کے بارے میں، اچھا ایک اور چیز آتی ہے، دنداسا کیا ہوتا ہے؟
दंदासे के बारे में ना मैं इतना मुझे नहीं, वो पेशावर से मिलता है वुडन स्टिक्स होती हैं, आई रिकमेंड कि वो ना यूज किया जाए। गानों में सुना है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लोग वो ना यूज किया जाए। खवातीन मंगवाती मैंने हैं। उसकी वजह से लोगों के गुलजाना से मंगवाते हैं दांत खराब होते हुए देखे हैं बहुत बुरी तरीके से। दंदासे से? जी बिल्कुल, जो लोग यूज करते हैं जो ब्राउन कलर का होता है वो। हाँ, और उससे पता है कत्थे दांतों पे जैसा। और स्टेन्स आ जाते हैं। असल में जब बात वो ये दांत साफ हो या नहीं हो, मुंह इतना लाल हो जाता है कि ऑटोमेटिक दांत वाइट नजर आ रहे होते हैं। वो इतना बुरा लगता है जो लोग यूज करते हैं, बहुत बुरा लगता है वो। तो लोग बड़े लड़कियां मंगवाती हैं पेशावर से। क्यों? मैंने नहीं सुना ऐसा। बाकायदा लोग यूज गाने में करते हैं गा के लेकिन मंगवाते हैं, आपको मंगवाते यही ही नहीं नहीं पता। सुना मैंने यहाँ। गुलजाना से जो है ना, गुलखाना या गुलजाना से बाकायदा पेशावर से मंगवाई जाती है। अच्छा, हाँ। लेकिन मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि वो तो आप बिल्कुल यूज ना करें, उससे तो और दांतों में स्टेन्स नहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो खराब करते हैं आपके दांतों को, और वो आपकी दांतों की ना अपर लेयर को भी रिमूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, जो लोग दंदासा यूज करते हैं तो उनकी मैंने देखा है कि वो अपर लेयर रिमूव हो चुकी होती है, और उसकी वजह से उनको और मजीद अच्छा, एक सेंसिटिविटी। मंजन बनाया जाता है कोयला पीस के, ओह गॉड, वो कैसा होता है ये बताएं? पता नहीं कैसा कोयला पीस के, बिल्कुल राख करके कोयले को बिल्कुल। वो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। नहीं पहले करें। जमाने में यूज मैं होता सुना बड़ा लोग उससे बड़ा वो रहता है जो लोग मंजन इस्तेमाल करते हैं। नहीं, बाहर का नहीं, खुद बनाते हैं। नहीं, इट्स कॉल्ड लुकमानी। उसमें नमक डाल नहीं, वो अलग, वो अच्छा, जो वो आप अलग जिस है। मंजन की बात कर रहे हो वो हमने अलग actually है। एक घर research में किया खुद इस पे। मंजन तो बहुत से लोग बेच रहे हैं। देखें, बहुत से लोग मंजन बेच रहे आजकल हैं, सभी बेच रहे हैं। लेकिन वो वाला किसका मंजन तो मंजन सब सही बेच है रहे आपने ये देखना है। कुछ लोग सही मंजन बेच रहे हैं, किसका कोई फजूल मंजन बेच रहे कुछ हैं, फजूल मंजन बेच रहे हैं। जो सही बेच रहे हैं उसका मंजन खरीदा जा सकता उसका है। खरीदा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल। मैं आपसे- ये वो मंजन है जो दांतों में इस्तेमाल नहीं हाँ, होता। लेकिन मैं आपसे उस मंजन की बात कर रहा हूँ जो घर में बनाया जाता है, जी, कोयले को पीस के, कोयले अचार उसके अंदर लौंग, नमक, यस, लौंग और नमक ये, और थोड़ा सा एक ऑयल डलता है, वो मिला के, कड़वा तेल या कोई ऑयल आप मिला लें, सरसों का तेल मिला लें, सरसों का तेल ये इस्तेमाल मिक्स होता है। करके उसके बाद उसको आप अगर दांतों पे लगाएं, यानी इसमें लौंग है, इसमें कोयला है, कोयला जो आता है वो पता है, कान वाला कोयला, उससे ना वो लकड़ी का जलाया हुआ कोयला नहीं चाहिए, कान वाला कोयला हाँ, चाहिए। अच्छा, उसका ये है कि उससे आप दांतों को घिस नहीं सकते क्योंकि पार्टिकल्स हैं। नहीं, कार्बन पार्टिकल्स है। कार्बन- कार्बन जो है वो दांतों को घिस के सफाई कर देता है, और उसके साथ अगर आप चाहें तो हल्का सा टूथपेस्ट भी मिक्स करके लगा सकते हैं। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मैंने बचपन में देखा है। टूथपेस्ट कंपनीज जो हैं 0.01 mm का पार्टिकल यूज करते हैं इन टूथपेस्ट, और इवन अ टूथ पाउडर। आपने देखा वेरी रिनॉन्ड कंपनी थी जिसका टूथ पाउडर बहुत मशहूर था। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और वो अब खत्म हो चुका है। अब वो इंडिया, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जा रहा है, एक्सपोर्ट है उसकी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आपको कराची में देखें, लाहौर में देखें, आपको नजर नहीं आएगा बड़े शहरों में। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं तो वो आपको जो छोटी मोटी ग्रोसरी स्टोर्स होती हैं वहां पे आपको रखा हुआ नजर आता है, जिसके इश्तेहार में एंड में बंदर हंस रहा होता था, उसके ऊपर यूं फेंकता था वो। एग्जैक्टली, तो उसको फेल होने का जो बेसिकली उसी वाले पाउडर की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो वो पार्टिकल साइज की वजह से, हालांकि इट्स वेरी गुड, बट ये और उसको हम हाथ में लेके यूज भी नहीं कर सकते ना, मतलब डिपॉजिट नहीं कर सकते, उसको साफ कैसे करेंगे। इसलिए आप चारकोल की बात करें तो चारकोल के क्योंकि ग्रैन्यूल्स इतने बड़े होते हैं, तो ग्रैन्यूल्स आपके दांतों की लेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो कंपनीज हैं, टूथपेस्ट ब्रांड्स या कंपनीज इतनी रिसर्च करके प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, और उसको यही करना बेहतर है ज्यादा। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन से रिकमेंड कराती हैं, उसको उस पे स्टैंप लगवाती हैं, तो इट्स नॉट एन इजी टास्क। सही नहीं है ये मंजन अपना। आप पेन आपको कहीं पेन हो रहा है मंजन और दंदासा यूज करना ठीक नहीं है। लोग बेच तो रहे हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कीजिए, इस्तेमाल ना करें। आपको बेचने के लोगों को लॉन्ग वाला आपने मुझे बताया ना, ये यू कैन यूज कि अगर आपको कहीं पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि पेन रिलीफ हो जाए उससे। अदरवाइज उसको आप इब्रेट नहीं कर सकते दांत के साथ उसको। साबुत लौंग भी रख लेना चाहिए अगर कहीं दांत में दर्द हो। बिल्कुल, मैं तो खुद भी पहले एक जमाने में मैं बचपन में देखता था, मैं एक शहर आता था टूथपेस्ट का, उसमें एक दादा जान थे, वो उनको पोती है नवासी ला के देती है, वो एक लौंग उठा के वो कहते हैं मुंह में महक के लिए, दांत में दर्द के लिए, ये होता है। लौंग जो है ना, बेसिकली लौंग इट्स अ यूजिनॉल। इसमें लौंग को जब हम तोड़ते हैं तो यूजिनॉल ऑयल निकलता है लौंग में से, एंड यूजिनॉल ऑयल इज वेरी गुड। हमारे बहुत सारे डेंटल अच्छा डॉक्टर साहब आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फे के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुद से नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। ये सेगमेंट डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना नजमुल, जो कि
सरबराह हैं डेंटल सर्विसेज की डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर गुलशन ब्रांच पे। बहुत अच्छी डेंटल सर्जन हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी दांतों की जो मसाइल हैं उनके हवाले से। डॉक्टर सना, मुझे बताइएगा कि कुछ लोगों के मुंह में छाले होने का प्रॉब्लम होता है, माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं? देखिए, माउथ अल्सर्स ना कभी पेट की गर्मी से भी हो रहे होते हैं। आपको स्टमक इशू है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपके मुंह की सेहत अच्छी नहीं है तब भी हो सकता है। आप में आयरन डेफिशिएंसी है, आपने देखा होगा ना कि हम माउथ अल्सर में ज्यादातर आयरन टैबलेट्स दे रहे होते हैं, फॉलिक एसिड भी देते हैं। फॉलिक एसिड दे रहे होते हैं। तो यूजुअली क्योंकि मैं एक लैब से मुंसलिक हूँ तो अब ये इतना इजी है कि यूजुअली जब हम पहले क्लिनिक्स कर रहे होते थे तो हमें सोचना पड़ता था कि इसका ब्लड टेस्ट कराएं या कन्वेंस करना पड़ता था। लोग इतना कन्वेंस नहीं होते ना, आपको पता है टेस्ट क्या नहीं मानते थे, वो समझते थे कि इस वजह से छाला नहीं। वैसे मुझे बताएं कि अगर मुंह में छाले हो तो आयरन और फॉलिक एसिड दोनों का टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विटामिन B12 का भी करा लेना चाहिए, CBC भी करा लें, CBC भी करा लें, फेरस सल्फेट भी करा लें। आप जो है ना साथ में अपना जो है फॉलिक एसिड के लिए भी आप अपना आयरन प्रोफाइल, कंप्लीट आयरन प्रोफाइल करा लें, अच्छा, ताकि डायग्नोस्ट हो कि ये बेसिकली क्या है। दूसरा ये कि उसका बेरी बेरी और स्कर्वी दो टाइप की डिजीज होती है। स्कर्वी यस, और एक बेरी बेरी, एक वेट बेरी बेरी होती है, एक ड्राई बेरी बेरी होती है। थोड़ा सा बता देंगे इनके बारे में? बेरी बेरी बेसिकली आपने देखा होगा ना कि ब्लड जो आपने गम्स में देखा होगा, स्कर्वी में भी बेसिकली होता है कि ब्लीडिंग गम्स का इशू हो रहा होता है, आपके गम्स में स्वेलिंग हो रही होती है, जो कि जनरलाइज स्वेलिंग होती है विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन सी की कमी से। और उसकी जो एक पिक्चर आ रही होती है ना, उसको हम बेरी बेरी या वेट बेरी बेरी जो आप बोल रहे हैं ना, उसकी एक पिक्चर, एक समझे इट्स अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट। तो ये बेसिकली सारी प्रॉब्लम जिंजाइवल इन्फ्लेमेशंस की वजह से हो रही होती है। जिंजाइवाइटिस हो जाती है, जिंजाइवाइटिस की वजह से हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ इन्फेक्शंस भी डेवलप हो सकते हैं। इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि पहले स्कर्वी बोला जाता था, इसको मतलब आप समझे पायरिया, नॉर्मली पायरिया कहते थे। हाँ, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि पायरिया। लेकिन पायरिया में तो मुंह से स्मेल आना है और पस मसूड़ों में पस डिस्चार्ज होना, इसको पायरिया कहते हैं। बेसिकली इनका पायरिया का जो कनेक्शन है फर्स्ट जिंजिवाइटिस से स्टार्ट होता है, जहां पे आपकी दांतों की सफाई अच्छी नहीं है, गम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपके प्लाक डिपॉजिट, बहुत एक्सट्रीम प्लाक डिपॉजिट हो रहा है, कैलकुलस डिपोजिशन हो रही है। उस कैलकुलस की वजह से वो वहाँ जो बैक्टीरिया इन्वेट कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया गम्स के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन की सेकेंड फॉर्म में आ जाता है ब्लीडिंग होना, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी और गम्स में देखोगे स्वेलन गम्स यानी बलून टाइप अपीयरेंस आ जाती है। जो कोई बात कर रहा है आपको लगेगा जैसे बलून की तरह आपके जो गम्स हैं वो स्वेल हुए हैं। तो समझिए कि वहां पे अगर वो कंडीशन हो रही है तो उसको हम पायरिया जब कह रहे होते हैं, जब ब्लीडिंग हो रही होती है, ये एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में पायरिया बोला जाता है, लेकिन यूजुअली इट्स कॉल्ड स्कर्वी या जिंजिवाइटिस इसको बोला जाता है। बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी इसके अंदर उसको बढ़ा देती है। कौन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी जो है ना वो इंसान की मसूड़ों की बीमारी या मुंह में छाले का सबब बन सकती है? देखिए, विटामिन सी डेफिशिएंसी भी छाले का सबब बनती है। फॉलिक एसिड मैंने आपको बता दिया फॉलिक एसिड है। सही। अब हम जब ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लेना चाहिए। जी, मैं जब ट्रीटमेंट की तरफ जाऊंगी तो मैं उसको लाजमी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दूंगी और साथ में उसको विटामिन D3 भी दूंगी। ठीक है, विटामिन D3 भी दूंगी, क्योंकि क्या होता है कि गम्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई थी, बोन उसके साथ ही लगी हुई है, तो ठीक है? अच्छा, वो इन्फेक्शन जो है इन्वेट करता है आपकी बोन में जाएगा, बोन में जाना स्टार्ट कर देगा। वहां पे वो बोन को जब डिकम्पोज करेगा तो वहां पे बोन बैठने लग जाएगा। आपने देखा होगा ना, ऐसे लोगों के दांतों के बीच में बहुत गैप क्रिएट हो जाता है, जिनके दांतों में मसला होता है। अच्छा, पहले वो गम्स नीचे जाते हैं, उसके बाद वो बोन भी नीचे जाने लग जाती है, और जब बोन नीचे जाती है ना, वो कंडीशन वहां होती है जहां दांत लूज होने लग जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वो दांत नीचे बैठते चले जाते हैं और दांत लूज होने लग जाते हैं। बेसिकली वो किस्म की जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, वो नहीं है जो एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस है। ये वो ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं जो कि बैक्टीरिया इन्वेजन की वजह से हो रही है। इट्स कॉल्ड पेरिडोंटाइटिस। सही, ये सारी प्रॉब्लम्स पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स हैं और ये सब सिर्फ प्लाक और कैलकुलस के डिपॉजिट होने की वजह से। बिल्कुल, डिपॉजिट, क्योंकि कैलकुलस इटसेल्फ बहुत बैक्टीरियल होता है। सही है। प्लाक जो है ना हमारी बॉडी में हर 24 आवर्स में बन ही रहा होता है, ये एक नेचुरल एक प्रोसेस है। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो गुलशन ब्रांच है, यहाँ पे कंप्लीट डेंटल ट्रीटमेंट मौजूद है?
अब बिल्कुल यहाँ कंप्लीट डेंटल ट्रीटमेंट मौजूद है, बल्कि अब हम लोग लेज़र डेंटल ट्रीटमेंट की तरफ भी जाने लग गए हैं। अब हम इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं कि हम लेज़र के थ्रू कैसे एक्सट्रैक्शन या लेज़र के थ्रू हम जो है ना गम्स, आपने देखो ना कुछ लोगों के गम्स बहुत नीचे होते हैं और उनको हमें कट करना पड़ता है, तो उसमें कॉटरी लेज़र यूज़ की जाती है। तो कॉटरी लेज़र को भी हम इंट्रोड्यूस कराने लग गए हैं अब कि कॉटरी लेज़र भी की जाए। साथ में इम्प्लांट भी हम करते हैं, सक्सेसफुल इम्प्लांट्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे फ्रीक्वेंट इम्प्लांट्स होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा स्केलिंग और पॉलिशिंग जो हर शख्स को करानी चाहिए, कितने दिन पे करानी चाहिए? देखिए 6 मंथ टू 8 मंथ का गैप तो होना बहुत जरूरी है। 6 months to 8 हाँ, months। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कराने लग जाते हैं पान। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं पान इतना खाते हैं और उनको लगता है कि ब्रश करना हर 2-3 महीने पे कराने बिल्कुल, उनको लगता है ब्रश करना तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं ना, हम ब्रश क्यों करें। वो हर 3 months में स्केलिंग कराने आ रहे होते हैं। मैं उनको बोलती हूँ इतना ना आए हर 3 months में, बिकॉज जितनी ज्यादा आप ट्रीटमेंट कराएंगे उतना आपको नुकसान भी हो रहा है। हल्की सी ग्लेयर जाती है इस वजह से, लेकिन जरूरी भी है इसका ड्यूरेशन जो है 6 to 8 months का ड्यूरेशन है। 6 to 8 months में एक दफा आप स्केलिंग जरूर कराएं, नॉर्मल लोग भी, और जिन लोगों ने बेसिकली कोई इम्प्लांट लगाया हुआ है मुंह में या किसी किस्म का प्रोस्टोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ है, यानी कि प्रोस्थेटिक कोई चीज लगी हुई है, बिल्कुल प्रोस्थेटिक कोई चीज लगी हुई है, तो उससे ब्रश उसको क्लीन नहीं कर सकता। फ्लॉस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, फ्लॉस भी करना पड़ेगा आपको। प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट के बाद आपको स्केलिंग लाजमी करानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोस्थेसिस की जो लाइफ है 10 to 12 years या 20 years निकल जाए, या आपका जो इम्प्लांट है वो लॉन्ग रन में बिल्कुल सही रहे। कितनी लाइफ होती है एक क्राउन कैप की? देखिए क्राउन कैप डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ। 5 to 6 years उसकी लाइफ होती है, बस 5 to 6 years उसकी लाइफ है। और लोगों के 10-10, 20-20 साल भी लगा होता है उन लोगों के जो कि अपनी हाइजीन को बहुत मेंटेन, मेरे लगा हुआ है 20 साल से। बिल्कुल आप करते होंगे ना हाइजीन मेंटेन, क्लीनिंग करना, जो क्राउन है उसके नीचे की जो लेयर होती है जहाँ फूड इन्फेक्शन हो रही है उसको बिल्कुल साफ करना। अच्छा, कितने चार्जेस क्या आते हैं स्केलिंग के, ये बताइए। स्केलिंग के चार्जेस हमारे हैं 5,000 बट अभी हम लोगों ने क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए हुए, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। अभी वुमेन्स डे पे हमारा डिस्काउंट है तकरीबन 30 to 40% डिस्काउंट। और हमने अभी पूरे रमजान, अच्छा मेट्रो वन जो लोग देख रहे हैं उनको कितना डिस्काउंट दे देंगे? पूरे रमजान में आपको मेट्रो वन का तो बताती हूँ, पूरे रमजान हमने समझे 50% डिस्काउंट दिया डेंटल ट्रीटमेंट पे, गुलशन ब्रांच ने। अच्छा, और लोगों ने बहुत अवेल किया है। आज मगरिब के बाद ऑफर जारी रहेगी? मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑफर जारी रहेगी, और अगर मेट्रो वन से कोई आता है तो हम 30 to 40% डिस्काउंट उसको जरूर देंगे। अगर मेट्रो वन से आपके जो व्यूवर्स हैं या आपके स्टाफ तो हमारे पास आता ही रहता है, क्योंकि हम बहुत आपके स्केलिंग के साथ साथ पॉलिशिंग भी होती है, दोनों चीजें साथ होती हैं? मुख्तसर बता दीजिए। अच्छा, स्केलिंग के साथ जो है ना, देखें स्केलिंग और पॉलिशिंग एक साथ भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट ड्यूरिंग द स्केलिंग बहुत ब्लीडिंग हो रही है या ओवर सेंसिटिविटी हो रही है तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि आप पॉलिशिंग अभी नहीं कराएं, क्योंकि सेंसिटिव गम्स के ऊपर हम जब पॉलिश करते हैं तो गम्स और खराब हो रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में हम गैप दे देते हैं पेशेंट को, और अगर एक पेशेंट इसको नॉर्मल सी स्टेन्स थी या वो बहुत कॉन्शियस है, दोनों चीजें एक साथ भी कर लेते हैं, 6 month में आ रहा है स्केलिंग कराने, सो वी जस्ट गो लाइक एक ही दफा में कर लेते हैं। बंदे में बर्दाश्त करो, उसको कोई फील नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, एक ही दफा में करा। नहीं, वो कंडीशन भी डिपेंड करती है ना, अगर ब्लीडिंग नहीं है। मसरूड़ों की क्या कंडीशन है? बहरहाल हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, एक वक्फा, हेडलाइन न्यूज़ के वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना नजमुल जो कि डेंटल सर्विसेज की हेड हैं, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर गुलशन इकबाल ब्रांच की। इसके अलावा शकील मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। हमारे साथ सैयदा कौसर अली मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सना से बात हो रही थी डेंटल सर्विसेज के हवाले से कि किस तरीके से स्केलिंग करवाई जाती है, पॉलिशिंग करवाई जाती है। अब हम बात करना चाहेंगे कुछ डेंटल प्रोसीजर्स के हवाले से। डॉक्टर सना, मुझे बताइएगा कि एक तो रमज़ान मुबारक में रोज़े के दौरान, अब तो खैर रमज़ान ख़त्म हो गया है, तो क्या हमें जो हम चीज़ें खाते हैं बेहतर है कि हम ईद से पहले एक दफ़ा स्केलिंग करा लें या पॉलिशिंग करा लें? जी बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान में हमारी जो डाइट होती है बहुत ख़राब होती है। हम समझते हैं रोज़ा रखने के बाद शायद ये कोई बहुत सवाब है कि हम जो है ना फ्राइड आइटम खाएं और ठंडे शरबत पिएं या मीठे शरबत पिएं, ये बहुत बड़ा सवाब मिल रहा है हमें। लेकिन हम उसके अलावा कोई और चीज़ भी खा सकते हैं, हम फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चने खा सकते हैं, जैसे बॉइल्ड चने होते हैं, उससे एक तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन, दांत तो मेंटेन हो रहा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बड़ी मेंटेन हो रही होती है। और रोजे में क्योंकि हमारी कैलोरीज ऑलरेडी बर्न हो रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं
ایک دم افطاری کرتے اتنی اوور کیلوریز لے لیتے ہیں کہ اس روزے کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی روزے میں ڈیٹاکسیفیکیشن، روزے از بیسیکلی ڈیٹاکسیفیکیشن آف یور باڈی، تو وہ ڈیٹاکسیفیکیشن پراپرلی ہو نہیں پاتی نہیں ہو رہی ہوتی تو میں لوگوں کو بولتی ہوں کہ تھوڑا پھر سا برش بھی کم ہو جاتا ہے. آپ ویسے لوگوں میں ایک ہی ہوتا ہے کہ روزہ کی خراب نہ ہو جائے، برش کم کر رہے ہوتے ہیں. برش کم کر رہے رمضانوں میں برش اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہوتے جتنا عام دنوں میں تو انسان 3-4 دفعہ بھی برش کر لیتا ہے. بالکل لیکن رمضان میں تو اگر آپ نے بس سحری سے پہلے کر لیا بس، فنش سے کر لیا تو ٹھیک ہے. بہت کم لوگ افطار کے بعد کرتے ہیں، بہت کم افطار کی بات کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ افطاری ایک دم ہم پورے دن فاسٹنگ میں تھے، افطاری میں ہم نے کچھ میٹھا یا فرائیڈ یا کچھ اس طرح کا ہم نے کھا لیا، جنک فوڈ کھا لیا. بیسیکلی جنک فوڈ کھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈپوزیشن ہونی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پلاک اور کیلکولر ڈپوزیشن. اس کے بعد ہم نے منہ صاف نہیں کیا اور ہم نے نماز پڑھی اور ہم ایسے ہی اپنے تراویح پہ چلے گئے. تراویح کے بعد ہم آ رہے ہیں اور پھر وہی سحری کا ایک ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. تو برشنگ تو ہو نہیں پا رہی، صفائی ہو نہیں پا رہی. تو میں نے یوزولی سے دیکھا ہے کہ رمضانوں کے بعد لوگوں کو زیادہ جنجوائٹس اور پیریڈونٹائٹس کا ایشو ہوتا ہے، گمس میں انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ کیلکولس کنٹینیوس ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ عید سے پہلے ایک آدھی دفعہ اسکیلنگ آپ ضرور کرا لیں تاکہ یہ کہ پورے رمضان جو آپ نے بے احتیاطی کی ہے، اپنے دانتوں کو لے کے بے احتیاط رہے یا آپ نے صحیح طریقے سے صفائی نہیں کر پائے تو وہ صفائی آپ کی مطلب پراپرلی ہو جائے نا. تو یا پھر یہ کہ عید کے فوراً بعد تو ضرور کرا لیں کیونکہ عید جیسی آتی ہے پھر بھی ہم تھوڑا احتیاط کر ہوتے ہیں، لیکن عید کے آتے ہی ہم اتنا کھانے پینے لگ جاتے ہیں. مطلب عید ایک بیسیکلی ایک فیسٹیول تو ہے، ساتھ میں ایک ایٹنگ فیسٹیول بھی ہو جاتا ہے کہ آپ صبح سے جو مٹھائیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مٹھائی، میٹھا، شیر قورمہ. اور اس عید پہ تو پھر بھی گوشت کا استعمال اتنا نہیں ہوتا، لیکن اگر بڑی عید کی بات کی جائے تو صبح صبح قربانی ہوئی لوگوں کے گھروں میں اور وہیں سے گوشت کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہونا شروع ہو گیا. اور جو بڑی عید پہ تو بہت ایشو ہوتا ہے. میرے پاس اتنی کالز آتی ہیں، مطلب پہلی عید ہے 12-1-2 بجیں گے اور لوگ ہر کوئی اصل میں بیف یا ایسی چیزیں جس کا ریشہ موٹا ہوتا ہے وہ دانتوں کے درمیان پھنستا ہے، پھر وہ انفیکشن کا سبب بنتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا نہ صرف دانت کا درد بلکہ سوجن اور یہ تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیا شوگر کی وجہ سے بھی دانت کمزور ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں؟ جی، شوگر کی وجہ سے دیکھیں جس طرح کڈنی خراب ہوتی ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں نا کوئی زخم اگر ہو جائے تو زخم ہیل نہیں ہوتا. تب آپ دیکھیں اگر منہ میں زخم ہو گیا ہے تو اس کی ہیلنگ کتنی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماؤتھ السر کی بات کر رہی ہیں، مسوڑوں میں زخم کی بات؟ مسوڑوں کے زخم کی بات کر رہی ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی زخم ہو رہا ہے دانتوں میں یا مسوڑے میں کہیں کٹ لگ رہا ہے تو وہ اس کی ہیلنگ پروسیس بہت لانگ ہو جائے گی، جیسے ہماری باڈی کی ہیلنگ ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. باڈی میں کہیں کٹ پڑ رہا ہے تو شوگر کا پیشنٹ فوراً اس کو الارم ہوگا، وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس دکھائے گا. لیکن وہی چیز اگر منہ کے اندر چھالے یا کسی قسم کا زخم ہو رہا ہے تو اس کو وہ اگنور کر دے گا، پہلی چیز. دوسری شوگر کے مریض کے منہ میں چھالے بھی ہو سکتے ہیں؟ چھالے بھی ہو سکتے ہیں. اور ڈائبٹیز والے پیشنٹ کے ساتھ پہلی پرابلم ہوتی ہے پیریڈونٹائٹس. بہت زیادہ ان کو گمس کا انفیکشن کا پرابلم رہتا ہے اور پیریڈونٹل ہیلتھ ان کی بہت خراب ہوتی ہے. اکثر میں نے تو گمس کے انفیکشن کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں گمس کے انفیکشن کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی امیونٹی بہت لو ہوئی ہوتی ہے. ڈائبٹک پیشنٹ کی امیونٹی تھوڑی لو ہوتی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا جسم پہ کٹ لگتا ہے تو انفیکشن بڑھ رہا ہوتا ہے، چاہے انسولین لے رہے ہو پھر بھی ان کی امیونٹی لو. بالکل بالکل. اب اس میں کیا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ کو اپنے دانتوں کی کلیننگ مطلب اگر 2 دفعہ ریکمینڈڈ ہے تو 3 سے 4 دفعہ تو ان کو صاف کرنے ہی چاہیے، کیونکہ میرے لیے پلاک اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا یا اتنا ڈیزاسٹرس نہیں ہوگا، ڈینجرس نہیں ہوگا جتنا ایک ایسے پیشنٹ کو جو آلریڈی ڈائبٹک ہے، امیونٹی اس کی آلریڈی ویک ہے اور اس کو اگر پلاک یا کیلکولس ڈپوزیشن ہو رہی ہے، جنجوائٹس ہو رہا ہے، اس کے لیے خطرناک ہے. اچھا، ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر میں نے ایسا کیا ہے کہ پیشنٹ کی ایج ہے 35 to 41 اور پیشنٹ میرے پاس آیا ہے سیویئر جنجوائٹس کے ساتھ. ہم نے اس کی ہسٹری لے لی، سب کچھ لے لی، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کو یہ کنٹینیوس جنجوائٹس کیوں ہو رہا ہے اور میں نے اس کا HbA1c کرا لیا، وہ نکلا ڈائبٹک اور اس کو ڈائبٹیز نکلا. اس کو خود بھی نہیں پتا تھا، اس کو خود کو بھی نہیں پتا کہ اس کو ڈائبٹیز ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کڈنی کا اگر پین کنٹینیو ہو رہا ہے اور اب تو یہ ہے کہ ہم جیسی کڈنی کا پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کا HbA1c کرا رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. یا آنکھوں کی وہ کہے گا کہ میری بینائی ہلکی ہوتی جا رہی ہے، یہ میری آنکھوں میں دلناہٹ ہے یا کچھ ہے اور میری عمر 35 سے 40 سال ہے یا 45 ہے اور مجھے یہ ایشو ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو تمہارا CBC کرا لیتے ہیں، کہ HbA1c بھی کرا کے دیکھتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے تمہیں شوگر تو نہیں ہے.
इसी तरीके से मेरा एक्सपीरियंस में 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा उसमें मैंने जब ऐसे लोगों का माशाल्लाह 10 इयर्स से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, लगता नहीं आपको देख के बिल्कुल नहीं है, तो अब बताना पड़ता है क्या कर सकते हैं। अच्छा नहीं माशाल्लाह बिल्कुल नहीं लगता कि जो है वो जब मैंने उनका HbA1c कराया और आई वाज शॉक्ड, और जब पेशेंट को मैं रिपोर्ट दे रही होती हूँ कि ओ कांग्रेचुलेट आपको तो डायबिटीज है और आपको तो पता ही नहीं था कि आप डायबिटिक हैं, तो वो बेचारे ना शॉक्ड हो जाते हैं कि दांत से ज्यादा शुगर के लिए परेशान हो जाते हैं, दांत से ज्यादा शुगर के लिए परेशान हो जाते हैं कि ऐसे। तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर कंटिन्यूस जिंजिवाइटिस हो रहा है और कंटिन्यूस ब्लीडिंग का इशू है और आपकी लाखों किस्म की मेहनत के बावजूद भी खत्म नहीं हो रहा है, तो एक HbA1c लाजमी 3 महीने की शुगर जरूर कराएं, लाजमी करा लें, डायग्नोस करें कि प्री डायबिटिक या डायबिटिक तो नहीं है आप। ऐसा तो नहीं है कि प्री डायबिटिक थे और आप मीठे पे मीठा खाए जा रहे हैं, दांतों की सेहत की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, प्लाक डिपॉजिट हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली और आपने अपने आप को बिल्कुल ही ढीला छोड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि डेंटल फ्लॉस कहते हैं, फ्लॉस करना चाहिए, फ्लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है? ऐसे लोग जिनके दांतों में बिल्कुल खला नहीं है, अब कैसे करें फ्लॉस? बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अब देखिए, अगर दांतों में खला नहीं है तो फ्लॉस मैं रिकमेंड नहीं करती। नहीं करती ना? बिल्कुल नहीं करती। अगर आपके दांतों में थोड़ा थोड़ा गैप है और आपको लगता है खाना वहाँ फंस सकता है, तो आप फ्लॉसिंग करें। आपने ब्रिज या क्राउन लगाया हुआ है या इम्प्लांट लगाया हुआ है तो आप फ्लॉस करें, बिल्कुल सही। आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो रही है आपकी, तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में देखो कि ब्रैकेट्स के जो हम लगाते हैं स्टील के ब्रैकेट्स, उसके इर्द गिर्द खाना फंस रहा होता है और सेंटर में भी आके फंस रहा होता है। और कभी कभी हम ना ऑर्थो ट्रीटमेंट के इन बिटवीन गैप्स क्रिएट करते हैं दांतों को पीछे करने के लिए, तो वहां पे पेशेंट को मैं कहती हूँ फ्लॉस करें। लेकिन जिसके दांतों में खिला नहीं है उसको नहीं, तो फ्लॉस फैशन ना बनाए इसको, फैशन ना बनाए। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को फैशन बना लिया है, जैसे वो होता है माउथ वॉश है, सही है। अब यूजुअली मैंने देखा है लोग ब्रशिंग नहीं करते, तो क्या फायदा? गाड़ी में माउथ वॉश होता है, ठीक है, और उसको कैप में निकाला, मुंह में डाला, और नहीं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड माउथ वॉश वैसे ही यूज हमेशा जरा सा माउथ वॉश लेके उसका जो वो होता है उसमें पानी मिक्स करके उसके बाद करते हैं, मतलब 1 चम्मच माउथ वॉश हो और तकरीबन 4 चम्मच पानी हो, तब जाके डाइल्यूट होके आप लेकिन फिर भी माउथ वॉश और फ्लॉसिंग ब्रश का सब्स्टिट्यूट ब्रश के साथ नहीं, ब्रश के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ब्रश के साथ साथ इसको मजीद आप उसको ऐड कर सकते हैं ताकि ये कि बैक्टीरिया नहीं हो। मैं कहती हूँ कि बैग में जैसे कोविड के बाद सैनिटाइजर्स आर लाइक दिस के हम अपने बैग में कैरी करते हैं। अच्छा वो एक स्प्रे आता है मुंह की बदबू खत्म करने का, वो कैसा होता है? देखिए बहुत सारे वो हमें मेडिकल स्टोर पे, पेट्रोल पंप्स पे, शॉप्स पे मिलता है, वो बस मुंह खोला हल्का सा यूं स्प्रे कर लिया और उसको वापस रख लिया। टेम्पररी यूज के सही होता है वो? हाँ बिल्कुल सही होता है, टेम्पररी यूज है। आप मीटिंग में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, इवेंट पे जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आपके अगर आपको ऐसा कॉन्शियस है कि स्मोक मैंने किया है और स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, या आपने कुछ ऐसा खा लिया उसकी स्मेल आ रही है। बहुत से लोग अपने घर से छुप के स्मोकिंग करते हैं घर, हाँ, अब अम्मा के पास जाना है, डर लग रहा है, बिल्कुल मार पड़ेगी, अम्मा फौरन पकड़ लेगी, और वो तो हाँ, जो है ना उनके लिए है कि वो आप पफ ले लें, अच्छा, और उसके बाद आप थोड़ी देर वो, लेकिन वो बहुत टेम्पररी टाइम वेस्ट होता है। नहीं नुकसानदेह तो नहीं होता? नहीं, नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं होता। इवन गम्स जो होती हैं, च्युइंग गम्स जो है, आपने देखा होगा पेट्रोल वगैरह पे प्लास्टिक की एक स्ट्रिप आती है, वो मुंह में रखते हैं लोग, लिस्ट्रीन की, दैट्स वेरी गुड, वो भी रख सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो मुझे साइनसाइटिस बहुत, तो आई यूज दैट, क्योंकि उससे आपकी नाक खुल जाती है, उससे ना आपका नेजल ब्लॉकेज एकदम नेजल ब्लॉकेज आपके तालू के ऊपर जाके चिपक जाती है। इसका मुझे नहीं पता, साइंटिफिक फिल्म होती है, आई डोंट नो द साइंटिफिक रीजन। नहीं, वो तो लिस्ट्रीन है, देखिए लिस्ट्रीन एक अच्छी कंपनी है, इसके माउथ वॉश और तमाम चीजें, लेकिन उसी की मैंने जो ट्राई किया, मेरा तो होता है मुझे नेजल ब्लॉकेज है, आई यूज दैट स्ट्रिप, और उसके बाद मेरी नेजल ब्लॉकेज थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, खुल जाता है फॉर टेम्पररी टाइम वेस्ट, तो थोड़ा रिलीफ हो जाता है। इट्स गुड, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बस अगर शुगर फ्री हो तो, अगर शुगर नहीं होनी चाहिए, शुगर एडेड ना हो। अच्छा मुझे बताइएगा, आपके गुलशन ब्रांच पे ऐसे लोग जिनके दांत निकले हुए हों, या जिसे हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, वो किया जाता है? ब्रेसेस वगैरह लगाए जाते हैं? ब्रेसेस तो बिल्कुल अब तो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस आ गए। जी बिल्कुल, ब्रेसेस तो बहुत लगाए जाते हैं, मैं स्पेशली ब्रेसेस बहुत लगाती हूँ। अच्छा, अपने या लोगों के? लोगों के, अच्छा। बहुत मेरे ऑर्थो पेशेंट्स इतने हैं कि आपको तो जरूरत नहीं है, माशाल्लाह आपके दांत बड़े बराबर है, और रियल आपके हो चुकी है। नहीं, वैसे रियल आपके टीथ हैं ये, या मेरे बिल्कुल रियल टीथ है, और मेरी ऑर्थो हो चुकी है वैसे बाय द वे, और जो मैंने खुद ही करी थी अपनी ऑर्थो। अच्छा, खुद आपने? मेरे गैप्स थे दांतों में काफी सारे, तो फिर मैंने, जब वो गैप्स की वजह से ये होता था कि खाना फंसता था हर जगह जाके। वैसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा होता है, मैंने पहला डॉक्टर देखा जो अपना इलाज खुद कर रहा है।
ہاں تو بالکل میں نے کیا، اور وہ میں خود ہی کر رہی ہوتی تھی اپنی ساری ٹریٹمنٹ، تو جو ہے وہ میں نے خود اپنے گیپس کور کیے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اب تو بالکل فرسٹ کلاس ہے، بالکل کور ہو چکا ہے گیپ بالکل. اور مجھے اتنا برا لگتا تھا گیپ، میں کسی سے بات نہیں کر پا رہی ہوتی تھی، کانفیڈینس شٹر کانشیسنس آ جاتی ہے، کانشیس پکچر نہیں کھنچوا رہی ہوتی تھی کیونکہ مجھے پکچر تو میں اسمائل نہیں کرتی تھی کیونکہ دانت، اور آپ کو دیکھیں نا آپ جس فیلڈ میں آپ کے خود ہی دانت اچھے نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے، انسان خود اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کرے، بالکل تاکہ پتہ چلے کہ دیکھیں نا پڑھنے کا امپورٹنٹ سے اچھا پیشنٹ آپ کے خاص طور پہ بات کرتے ہوئے آپ کے دانت ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اتنی بڑے بڑے بھاشن دے رہی ہیں، اتنا کچھ بتا رہی ہیں، اتنی ایکسپرٹ بن رہی ہیں، ان کے اپنے دانت بھی دیکھیں کیسے. پیشنٹ تو دیکھتے ہیں دانت، اور ملنے جلنے والے دوست، ہمیں بھی ایک بیماری ایسی بری ہو جاتی ہے کہ آپ بھی ہر کسی کے دانت نوٹ کر رہے ہیں، کسی سے ملے یا کسی سے بات کریں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظریں جو ہے نا اس کے دانتوں پہ جاری ہوتی ہیں، جو کہ بڑا انسان اصل میں اپنے کام کو ہمیشہ فوکس کر کے چلتا ہے، انسان کے فوکس میں ہمیشہ اس کا کام رہتا ہے، تو آپ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہاں کہاں کام نکل سکتا ہے. دیکھیں گاڑی کا جو میکینک ہوگا وہ جب بھی کسی کی گاڑی دیکھے گا تو وہ یقیناً یہ بولے گا. نہیں لیکن میکینک تو بعض دفعہ کام نکال بھی دیتے ہیں، نہ بھی ہو تو کیا ڈینٹسٹ بھی کام نکال سکتے ہیں کہ بھائی کام، جو جعلی ڈینٹسٹ اپنا شکیل مدنی صاحب کے دانت ٹھیک ہے لیکن آپ نے کام نکال دیا. بالکل آپ نے دیکھا کہ جعلی ڈینٹسٹ ہے وہ کام نکالتے ہیں، بالکل آپ نے ٹیسٹ کیا اور دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا اس میں بڑا کام نکلا ہے، بہت کام نکلا ہے. ایسا ہے بڑا پورا انجن ڈاؤن ہوگا. آپ نے دیکھا پیشنٹس آ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک فلنگ کے لیے گئی تھی یا میں گیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے تو میرے 4-5 دانتوں میں اٹھا کے فلنگ کر دی. کام نکلا. اور آپ یقین کریں ان کا اگر پری ایکس رے ہم دیکھتے ہیں نا، میرے پاس جب پری ایکس رے آتا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، مجھے حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ چلیں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک وقفہ، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے خصوصی نشریات رمضان الکریم. ویلکم بیک، ایک دو بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آج اس ٹرانسمیشن کا یہ آخری پروگرام، اور یہ چونکہ صحت بڑی اہم ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں ہم جس طریقے سے کھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، شاید عام دنوں میں اتنا پراپر نہیں کھانا کھاتے ہوں گے جتنا ہم رمضان المبارک میں کھا لیتے ہیں. ایک طرف سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سحری کرتے ہیں. یعنی 3 وقت کے کھانے، اتنا ہم شاید عام دنوں میں ناشتہ ہلکا سا کرتے ہیں، دوپہر کا کھایا نہیں کھایا، شام میں ایک ساتھ ہی کھا لیا، لیکن ہم رمضان المبارک میں کچھ زیادہ پراپر کھانے لگتے ہیں، بہت زیادہ کھانے لگتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ افطاری میں جب تک کہ فروٹ چاٹ نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ چھولے نہ ہوں، پکوڑے نہ ہوں، اور کوئی اچھی سی چاٹ بنی ہوئی نہ ہو، اس وقت تک ہمارا تو جیسے لگتا ہے ایسے روزہ، اور اس کے ساتھ ایک بڑا شربت کا گلاس اور کم از کم 3-4 کھجوریں. نہیں آپ سے کہہ رہی ہوں نا ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں ہم. اچھا کھجور بھی روزہ کھولنے کے لیے کھائیں گے، اس کے بعد پھر کھائیں گے، مزید کھجوریں کھائیں گے، کھاتے رہیں گے، سوچتے ہیں یار وہ ہے. اور فروٹ چاٹ کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نارملی آپ بجٹ دیکھیں لوگوں کے گھروں کا جو منتھلی بجٹ ہوتا ہے ادر دین رمضان، تو وہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا، جو کہ رمضان میں بجٹ بہت، رمضان میں اللہ تعالیٰ کچھ برکت بھی دے دیتا ہے کیونکہ دسترخوان وسیع فرما دیتا ہے. بالکل زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس پہ دسترخوان پہ کھانے لگتے ہیں، ہماری کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، گروسری کی کوانٹٹی اور پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. انٹیک آپ کبھی بھی جو ہے نا اگر اللہ پہ توکل کرنے والے انسان ہیں تو آپ اللہ پہ توکل کر کے جو خرچہ کرنا ہے آپ کر لیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. خود سے انسان حساب کرنے لگ جائے تو پھر تو آپ سمجھ لیں 100 روپے پورے نہیں کر سکتا انسان. لیکن وہ یہ نا کہ اب جب کھانے کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ تھوڑا سا سٹاپ لگانا بہت، کھانا تھوڑا سا دیکھیں اعتدال کے ساتھ، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ سانس کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے اسٹمک میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ آپ کی سانس بھال رہے. اچھا مجھے بتائیں کیا پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مسوڑوں اور منہ میں چھالے کی بیماری ہو سکتی ہے؟ بالکل، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مسوڑوں میں کی پرابلم بھی ہوتی ہے، چھالے بھی ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دانتوں کے اوپر سے نا لیئر بھی شرٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ کون سی پیٹ کی بیماری ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے ریگرجیٹیشن، ایسڈ ریگرجیٹیشن جو ہے، یا پھر پیٹ کی گرمی سے چھالے ہونا، یعنی کہ معدے سے تیزاب کا اوپر آنا اور تیزاب کا ڈکار کی صورت میں اوپر آ کے منہ تک آ جانا. اب دیکھو گے نا کہ اچھا رمضان میں ایسڈ ریفلکس بھی کہتے ہیں اس کو، ایسڈ ریفلکس بھی بولتے ہیں، اور اسے جو ہے نا گیسٹرک ریفلکس بھی کہتے ہیں، اور سحری میں آپ زیادہ، جی بالکل، سحری میں آپ زیادہ کھانا کھا لیں یا زیادہ ہیوی فوڈ کھا لیں تو آپ نے دیکھتے ہیں نا کہ مطلب اذان ہونے کے فوراً بعد سے جو سلسلہ ریگرجیٹیشن کا لوگوں کو سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ کنٹینیو، خاص طور پہ اگر کسی کو ہیرٹل ہرنیا ہو تو اس کو اور زیادہ ہو جاتا ہے، سلائیڈنگ ہیرٹل ہرنیا ہو
تو پھر جب وہ کھانا کھا کے لوگ لیٹ جاتے ہیں سحری کر کے نماز پڑھ کے فوراً لیٹ گئے تو لیٹتے ہی وہ اور خاص کروٹ ہوتا ہے الٹے کروٹ میں زیادہ ہوتا ہے رائٹ کروٹ میں کم ہوتا ہے ورنہ ہوتا ہی ہے کیونکہ آپ کے اسٹمک کی جو جیسی بناوٹ ہے اس میں جیسے ہی آپ بوتل کی طرح ہوتا ہے اسٹمک جیسے ہی آپ زیادہ لیٹتے ہیں تو وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بالکل جو ہے نا اذان سے پہلے سحری کو ختم نہ کیا کریں. سحری کرنے کا طریقہ یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ بالکل اذان ہو رہی ہے اور آپ جو ہے نا اب آخری پانی کا گھٹ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کھانا کھانا ہے. اب جیسے میں ہوں 5 منٹ پہلے ختم کر لینا چاہیے. 5 منٹ میں تو آدھے گھنٹے پہلے میں میری آدھے ایک گھنٹے پہلے تو بھوک لگ جاتی ہوگی پھر سحری میری بالکل ڈن میری فیملی میں بالکل ڈن ہو جاتی ہے سحری. اور جو ہے ہم لوگ جو نا پھر آپ آخر میں جاتی ہیں فوراً ذرا سا پانی پینے 4 بجے ہم سحری کر چکے ہوتے ہیں اور 4 بجے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ رہ گیا نا پانی لے کے 4:31 پہ سحری مطلب ایسی نا. اور پہلے تو 4:40 پہ ہو رہی پہلے تو 4:45 تک بھی گئی ہے 4:52 تک بھی گئی ہے. 4 بجے نہیں اور ہماری سحری مکمل ہو گئی ہے. اور اب ہم نے پانی پینا ہے, کسی کو میڈیسن لینی ہے میڈیسن کھانی ہے, اپنا برش کرنا ہے, دعا کرنی ہے, کسی کو نماز پڑھنے کا ہو رہا ہے تو وہ نماز پڑھ لے, کسی نے قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھ لے. تو وہ جو ایک 40 منٹ سے 30 منٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے پہلے ہی سب کا اس میں کیا ہوتا ہے ایسڈ آپ کا نیچے جانا اسٹارٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل آخر اللہ اکبر کی آواز ہو رہی ہے اور آپ اس وقت بھی پانی کھانا پینا کر رہے ہیں تھوڑا سا. اچھا, اب پھر وہ ان کی کمپلین کیا ان کی کمپلین یہی ہوتی ہے کہ ہم جو نا پورے رمضان ایسیڈیٹی کا پرابلم تھا, پورے رمضان ہمارے پیٹ میں پرابلم چل رہی ہے. کیوں آپ ہضم کریں نا, آپ آدھے گھنٹے پہلے سحری ختم کر کے آپ تھوڑا چلیں پھریں گھر میں, تھوڑا کام کر لیں, کر لیں, کچھ کام کر لیں, پڑھ لیں, آپ نماز پڑھ لیں, سب سے اچھی بات تاکہ تھوڑی نفلیں پڑھ لیں, کچھ کر لیں, موومنٹ ہو آپ کی باڈی کی. اور وہ کھانا جو اوپر ہے ویسے بھی فجر کی نماز کے بعد پھر نفلیں نہیں پڑھ سکتے آپ, جو آپ کو نوافل ادا کرنے ہیں فجر کی نماز سے پہلے بڑا خاص ٹائم ہوتا ہے وہ. ہم اب درخواست کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کوثر علی, ان سے ہم درخواست کریں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی ہم بریک پہ جائیں گے کیونکہ بریک پہ جب جائیں گے تو لاہور اس کے مضافات میں اب سے کچھ دیر میں تقریباً 5-6 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ اذان مغرب اور افطار کا وقت ہوگا. لیکن ابھی پہلے ہم کلام پیش کریں گے. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. کیوں جان یا رسول, کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول. رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول, رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول. دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے, دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے, لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول, لے جاؤں اپنے ساتھ
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। खूबसूरत कलाम पेश किया। और ज़बान ज़द आम कलाम जिस वक्त ये पेश किया जाता था एक ज़माने में, उस वक्त एक चैनल हुआ करता था और जिसकी वजह से लोगों के ज़ुबान पर ये कलाम बड़ा उम्मे हबीबा का ये कलाम, क्योंकि बहुत लोगों की ज़बान पे था और ख़ास तौर पे कोई ऐसा ख़वातीन का मिलाद नहीं हुआ करता था जिसमें ये कलाम ना पेश किया जाए। तो माशाल्लाह आप उम्मे हबीबा को कुछ कॉपी करती हैं या आइडियलाइज़ करती हैं? बहुत कोशिश करती हूँ उनको कॉपी करने की। अच्छा, यानी उनको कोशिश करती हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ बहुत अच्छी थी, उसके साथ पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उनकी जो एक वो है, एक दो प्रोग्राम्स मैंने किए थे उनके साथ, तो और पहले ज़्यादा दो ही मैं नातख़्वां हुआ करती, मुनीबा शेख और उम्मे हबीबा, और इन्हीं लोगों का नाम इतना था कि कोई मीलाद जो है ना, ख़वातीन का मीलाद या ख़वातीन की नातें बाकायदा ये चलाई जाती थी स्पेशली। तो बहुत खूबसूरत नात पढ़ी। अब डॉक्टर साहब आप भी नात वगैरह या इस तरफ हैं, पढ़ती हैं? नहीं, मेरी आवाज़ इतनी कोई खास अच्छी नहीं, इनकी तो बहुत अच्छी आवाज़ है, मैं बहुत गौर से सुन रही थी। तो कोशिश मैंने की, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया बिल्कुल। डॉक्टर फराह ने आपको इस तरफ नहीं लगाया? डॉक्टर फराह ने बहुत मुझे बोला कि कभी कोशिश करो, और वो तो बहुत, उनकी तो आवाज़ इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग आवाज़ है उनकी, नात इतनी अच्छी प्रॉपर पढ़ती सीखा हुआ भी है, उनको बुलाएंगे अभी अपनी ईद की ट्रांसमिशन में। उन्होंने प्रॉपर्ली सीखा हुआ भी है। अच्छा, शौक भी होता है ना, आपको जिस तरफ शौक होता है, वो उनको इनहेरिटेड भी है। इनहेरिटेड एक्चुअली डॉक्टर ईसा एम अब्दुल्ला साहब जो हैं, जी मैंने सुना है कि वो बेसिकली हारमोनियम भी बजाते थे, और उनकी पुराने, मैंने खुद सुनी हुई उनकी पुराने रिकॉर्ड्स और सारी चीजें, वो एक ब्लड में आया है उनकी तरफ से। स्पोर्ट्स फरहान भाई को मिल गया है और म्यूजिक जो है ना वो डॉक्टर फराह, और आवाज भी बहुत अच्छी, इतनी उनकी ऐसी आवाज है जो बिल्कुल वो ना डीप, हाँ हाई, मतलब हाई स्केल की आवाज है, और माशाल्लाह प्रॉपर सीखा हुआ भी उन्होंने। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन। लाहौर और उसके मदाफ़ात में अज़ान मगरिब और इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुद से नशरियात रमज़ान अल करीम। वेलकम बैक, एक दफ़ा पर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम में। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और नाज़रीन आज इस ट्रांसमिशन की ये का ये आखिरी प्रोग्राम या आखिरी सेगमेंट पेश किया जा रहा है। हमारी कोशिश रही इन 30 दिनों में कि हम रोज़ाना आपकी खिदमत में गेस्ट से भी आपकी मुलाकात कराएं, साथ साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो मसाइल होते हैं रमज़ान मुबारक के दूसरे, उन पर भी गुफ्तगू की जाए। तिलावत कुरान पाक से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ करता था, उसके बाद हमदे बारी ताला, फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा मुख्तलिफ इस्लामिक स्कॉलर्स, मुफ्तियान कराम से गुफ्तगू होती रही मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और बिलाखिर आज ये 30वीं जो ट्रांसमिशन है वो आपकी खिदमत में पेश की गई। नाज़रीन, जब ये ऐसी ट्रांसमिशन पेश की जाती है तो चाहे स्क्रीन पे एक शख्स हो या 4-5 शख्स जो अशख़ास जो नज़र आ रहे हों, मेहमानों की सूरत में, मेज़बान की सूरत में, शेफ़ की सूरत में, या मुख्तलिफ जो रिसाइटर्स हैं जो कि नातख़्वां हज़रात हैं, क़ुर्रा हज़रात हैं, सनाख़्वां हैं, उनकी सूरत में नज़र आ रहे होते हैं। इससे कहीं ज़्यादा लोग कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं, जो स्क्रीन पर नज़र तो नहीं आते, लेकिन उनकी मौजूदगी के बगैर कैमरे के सामने वाले लोग भी ऑन एयर जा नहीं सकते। यानी अगर एक कैमरामैन अपना काम सही तरह अंजाम ना दे, या लाइटिंग सही ना हो, या MCR में लोग सही काम अंजाम ना दें, ये सब तमाम चीज़ों को हटा दें। हमारे साथ ही हमारे स्पॉट बॉयज़, अगर ये लोग भी सही काम ना कर रहे हों तो शायद हमारे लिए ट्रांसमिशन चलाना मुश्किल हो जाए। यही हमने सोचा है, इस हवाले से हमने ये सोचा कि क्यों ना अपने आज के इस आखिरी ट्रांसमिशन के आखिरी हिस्से में हमारी जो टीम है उसको एक्नॉलेज किया जाए, उन सब के कम अज़ कम, अगर कुछ और नहीं तो कम अज़ कम उनके नाम ही ले लिए जाएँ, ताकि तमाम लोगों को एक एहसास हो इस बात का कि वो भी हमारा इसी तरह हिस्सा रहे हैं इस ट्रांसमिशन में, जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पर रहा। कोई फ़र्क नहीं है, ये और बात है मेरा अपना काम है, मैं ये काम करता हूँ, लेकिन अगर अल्लाह ताला मेरे ज़िम्मे कोई और काम सौंपता तो मुझे वो करना पड़ता। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं यहाँ स्क्रीन पे बैठ के तमाम बातें कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से सबकी जिम्मेदारियाँ सबको सौंप दी गई हैं। एक ऐसा शख्स जिसने सफाई का भी काम करना है ना, तो उसको अल्लाह ताला ने चूंकि वो जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए वो अपना काम ऐसा तरीके से अंजाम देगा तो वो भी उतना ही अहम है
जितना इस चैनल का सरबराह हो। बहरहाल नाज़रीन, हम तमाम लोगों का जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ रियाज, नीलू और ये लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन या आप कह लें कि क्लीनलीनेस के काम देखते हैं। इसके बाद साजिद हैं, असगर हैं, निसार हैं, कासिम हैं, ये लोग तमाम, और इनके इंचार्ज अदनान जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो इस स्पॉट से रिलेटेड होती हैं, चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाना, उनकी तरसील, ये तमाम चीज़ों का काम देखते हैं। इसके अलावा सलीम भाई हमारे साथ पार्किंग में मौजूद होते हैं, उनकी वजह से गाड़ी की पार्किंग मिलती है, वरना मेरे लिए जो है ना पार्किंग ही कोई आधे घंटे का काम रह जाए। इसके अलावा हमारे लिफ्ट में जलाल हैं, ख्याल बदीन हैं, ये लोग हैं जो कि लिफ्ट ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें मज़ीद ट्रांसमिशन की, तो कैमरे पे भट्ट साहब मौजूद हैं, हनी हैं, ज़ुबैर हैं, मुक़ीद हैं, फरहान जो कि इंचार्ज हैं इन सब के, मोइन भाई हैं, ये तमाम लोग जो हैं कैमरे पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं MCR की, तो उसमें सलमान फ़ज़ल हैं, सलमान फ़ज़ल के साथ साथ ऑडियो पे अहमद हैं, जावेद हैं, बासित हैं, ये लोग हैं। अहमद ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया ऑडियो के हवाले से। ये इको या ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने आती हैं, ये सोती असरात जो होते हैं, ये तमाम चीज़ें ऑडियो के काम होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो हमारे डायरेक्टर हैं इस ट्रांसमिशन के, नदीम उस्मानी साहब, जो इसको डायरेक्ट करते रहे। कभी उनसे झगड़े भी रहे, इख्तिलाफात भी रहे, अच्छी बातचीत भी रही, लेकिन माशाल्लाह इस वक्त भी पैनल में मौजूद हैं और इस वक्त भी अपने जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे हैं। कोई उन्होंने घंटे नहीं देखे कितने घंटे काम कर रहे हैं, रात गए तक उन्होंने काम किया, मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग तो तमाम चीज़ें। तो उस्मानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम उस वक्त सही नहीं ले पाया था, तो शायद आपने माइंड किया हो, तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा ज़रा बेहतर तरीके से नाम ले लें। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ लोग मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे कंट्रोलर न्यूज़ आसिफ इकबाल, जिनका बड़ा काम रहता है, यानी जो तमाम कोऑर्डिनेशन और बाकी चीज़ें। शुजात कुरैशी हमारे रिपोर्टर हैं, इदरीस आराई हैं, हफीज़ अंसारी हैं, अहमद इसाक हैं, इसके अलावा जुल्फ़िकार पीरज़ादा हैं, ये तमाम लोग हैं। डेस्क के ऊपर मुनीर हैं, खालिद ज़फ़र हैं, आसिफ सईद हैं, डेस्क के ऊपर होते हैं, उनका भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है। नईम निज़ामी हैं। फिर नाज़रीन हमारे साथ कैमरा, जो कैमरे से रिलेटेड चीज़ें, सलमान लवली, उनका बड़ा हाथ रहता है इस ट्रांसमिशन को यहाँ तक पहुँचाने में। उसके साथ साथ एडिट पे फ़हीम हमारे साथ होते हैं, उमर हमारे साथ हैं, शाहजेब हमारे साथ हैं, सगीर हैं, ये लोग हमारे साथ एडिट पे मौजूद हैं। IT में ज़करिया और हुज़ैफ़ा, आकिब, गाजी, ये लोग तमाम IT में मौजूद हैं। MCR में मैंने बात की थी, MCR में आकिब भाई, तो रोज़ाना हमारी बातचीत रहती है। अब्दुल्ला हैं, फ़रहान हैं, अभी भी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा अहमर हैं, अहमरुद्दीन, और तारड़ एक बड़ा प्यारा सा बच्चा है हमारा, जिससे मैं अक्सर नाराज़ रहता हूँ, लेकिन दिल में नहीं रखता, बोल देता हूँ इस वजह से। तारड़ अगर देख रहे हैं तो वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। जहांगीर हमारे साथ हैं। जहांगीर के अलावा यानी जहांगीर जो कि प्रोग्राम की प्रोडक्शन वगैरह चीज़ें देखते हैं। शाहिद ज़हीर हैं, शहदाद रज़ी जो कि एडमिन डायरेक्टर हैं, एडमिन इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ होते हैं। इसके अलावा हाफिज़ का अगर मैं नाम ला लूँ तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। हाफिज़ जो है वो तमाम चीज़ों को देखते हैं। मार्केटिंग से, सेल्स से रिलेटेड जो है वो इबाद उस्मानी, और उनके साथ साथ यानी इबाद मुश्ताक, उसके साथ साथ इबाद मुश्ताक के साथ शाहिद साहब जो मार्केटिंग में होते हैं, वो इरफान हैदरी साहब, इसके अलावा नाज़रीन राव हैं, और फैसल हैं, मुजम्मिल हैं, नवीद हैं, ये तमाम लोग मार्केटिंग और सेल्स के हैं। क्रिएटिव की अगर बात करूँ तो अली वारसी, फैसल, तारिक मुग़ल, ये तमाम लोग हैं। मेकअप में असद हैं, शान हैं, और इसके अलावा 2-3 लोग और हैं जो कि मेकअप में काम कर रहे होते हैं। अकाउंट्स में मुक़द्दस और अनस हैं जो कि बड़ी बहुत दिलजमई के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम लोग हैं। और फिर अगर हम इससे और आगे जाते हैं तो फिर हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब, जिनकी रहनुमाई हमारे साथ हर वक्त रहती है, जिनकी वजह से हम ये ट्रांसमिशंस जो हैं ये इस तरीके से पेश कर पाते हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी रहनुमाई रही, मौका दिया उन्होंने कि हम इस तरीके से ये ट्रांसमिशन पेश करें। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों के नाम मैंने ले लिए हैं। उस्मानी साहब, अगर किसी का नाम रह गया है तो आप सोच के मुझे बताएं। प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद लोगों को शिकायत ही हो सकती है, फिर ये नाम दोबारा नहीं लिए जा सकते।
اچھا اس کے علاوہ اگر ہم جو ہمارے ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بات کریں تو ساجد ہیں اور نوید ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں ہمارے ایک کیمرہ مین ایسے ہیں جو پارٹ ٹائم ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، منصور بنارسی، لیکن ہیں وہ کیمرہ مین، ڈرائیور نہیں ہے، وہ شوقیہ گاڑی چلاتے ہیں، کیمرہ مین ہیں منصور بنارسی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو کامران زیدی کیمرے پر موجود ہوتے ہیں. یہ تمام لوگ ہمارے ہیں جو کہ آپ کو گائے بگائے نظر آتے ہیں، مطلب یہ اسکرین پر ہی نظر آتے ہیں لیکن بیک آف دا اسکرین ان کا بڑا کام رہتا ہے. پھر سیٹ ڈیزائنر فاروق کا بڑا کام ہے، یہ جتنی چیزیں آپ سیٹ اور تمام چیزیں دیکھتے ہیں وہ. نیوز کیمرہ مین جنید ہیں، تابش ہیں، عمران یامین ہیں، رشید اللانہ ہیں، یہ لوگ ہمارے نیوز پہ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. زرمینہ ہے ڈیسک پہ ہوتی ہیں، ان کا نام لینا میں بھول گیا تھا. رضوان العارفین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈیسک کے اوپر، سنی ہیں، نعمان گل ہیں، یہ تمام لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو کوئی نہ کوئی ہیڈ کر رہا ہے. بہرحال ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی، آج کی یہ لاسٹ ٹرانسمیشن. اب میں ڈاکٹر ثنا نجم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ سیدہ کوثر علی آپ کا بہت بہت شکریہ، ایڈوانس میں آپ سب لوگوں کو عید مبارک. شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا بس ہم یہ ہمارے کچھ روزہ کشائی کے بچے موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ فوڈ بستی، مغلیہ، بلیک کیٹ اور روایت کے یہ جو گفٹ ہیمپرز ہیں یہ جائیں گے. بس بیٹا اپنے نام بتا دیجیے گا جلدی جلدی، وقت محدود ہے، مجھے جانا ہے بریک کی طرف. نام بتائیے گا بیٹا اپنا، بیٹا مائک میں بتائیے گا. محمد مدثر مظفر، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی بیٹا اپنا نام بتائیے گا. جی نام بتائیے گا جلدی. ام عائشہ، اچھا اوکے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیے گا. عبید، اس کا بھی نام بتا دو، صحیح نہیں بتایا. نور العین ماشاءاللہ، نور العین ماشاءاللہ، یہ بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال شکریہ آپ سب لوگوں کا. ناظرین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، یہ ٹرانسمیشن دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. مجھ سے کہنے میں کچھ بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا، معذرت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا میں درگزر کرنے کی درخواست کروں گا، معافی کا خواستگار ہوں. مؤذن صاحب ہمارے موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اب ہم بڑھنا چاہیں گے ناظرین دعا کی جانب، اور مناجات آپ سے درخواست ہے. جی مناجات پیش کر دیں. جی چلیں سلام پیش کر دیں. حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے. حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے. یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے. میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو،